हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी रैंक बूस्टर सीरीज जेई 2026 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चे ये चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और ये चैप्टर हमारा फैक्चुअल डेटा पे ज्यादा बेस्ड होता है। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो लिटरली अगर हम थोड़ा सा इस चैप्टर पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो इसीलिए हम एक बार देखते हैं कि इसके लेटेस्ट ट्रेंड में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और अगेन मैं कहूंगी सेंस ऑफ एग्जाम आपका बिल्कुल नियर है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो जो बच्चे अपने आप को ये सोच रहे हैं कि उनकी तैयारी हो चुकी है, उन्होंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, तो वो सारे जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमने रैंडम ही क्वेश्चंस लिए हैं, लेटेस्ट ईयर्स के ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप उसमें अपने आप को एनालाइज करो कि आप अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितने परसेंट आपका डेटा करेक्ट आ रहा है और कहाँ कहाँ आपको गलतियां आ रही हैं। अगर आप 90 to 95% सही करते हैं तो इसका मतलब आपको चैप्टर तैयार है, राइट। और आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखें। और अगर मान लो किसी बच्चे ने अभी पीवाईक्यूज इसके चैप्टर के नहीं किए हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, जिसमें उनको पता चलेगा कि कैसे जो हमारे फैक्चुअल चैप्टर्स होते हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो हम डेफिनेटली उनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार देखते हैं हम लोग कैसे ये चैप्टर आपको करना है। तो विदाउट एनी डिले, सबसे पहले बच्चे अगर मैं आपको बात करूं तो पीवाईक्यूज शुरू होने से पहले ये कुछ बेसिक आपके एनसीईआरटी में टेबल्स हैं जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जैसे ये जो टेबल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस वाले में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर से पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपको सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज आपने, जैसे हम इसको ट्रिक वाइज याद करते हैं, शक्तिवान करे मना फिर को निकले कॉपर जिंक, तो एक ट्रिक होती है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, सो ऑन। लेकिन अब इसमें देखो जो आजकल का जो ट्रेंड है, ज्यादा क्वेश्चंस पहले यहाँ से नहीं आते थे, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा एरिया है जहां से क्वेश्चंस आपको आगे वाले ईयर में, जैसे जो कमिंग ईयर है, इसमें आपको देखने को ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और उसमें भी हमारे एक्सेप्शनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा आते हैं। तो आपको नोटिस करना है कि कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। तो ये में जैसे आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि क्रोमियम और कॉपर, ये दो एलिमेंट 3D सीरीज में आपके एक्सेप्शन होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो नियोबियम से लेके नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियन, RU, RH, ये सारे के सारे आपके एक्सेप्शंस में ही आते हैं। मतलब ये सारों में ट्रेंड्स बदल जाते हैं। तो आपको ये पूरी सीरीज पता होनी चाहिए कि सब में डिफरेंट है। अगर हम देखेंगे तो 2-1, 2-2, इसके बाद से सब में चेंजेस हैं। और अगर मैं यहाँ पे इस सीरीज की बात करूं, ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। इसमें आपको PT बहुत अच्छे से करना है, PT का आपको क्लियर होना चाहिए। PT में यहाँ पे डिफरेंस है अलॉन्ग विथ AU तो सब में है ही डिफरेंट। मतलब ये वाली सीरीज तो है ही हमारी, जो हमारा बेसिकली ग्रुप 11 है, इसमें तो है ही। तो आपने इसको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे देखो बाकी किसी में यहाँ पे आपको एक्सेप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इवन आपको ये क्रोमियम के नीचे वाले में यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो ध्यान देना है इस बात को, ये रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपने नोटिस करनी है। जो बच्चे सीरियस हैं उनको यहाँ पे एक्चुअल में ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी ये सीरीज है आपकी, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट एक टेबल ये दी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जेई का, मेंस का जनरली इस टेबल से बनाया जाता है। जैसे इसमें इसका जो टॉपिक है, लाइक यहाँ पे आपने डिफरेंट डेटा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो बनता ही बनता है, प्लस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कौन से एलिमेंट है जिसकी लोएस्ट है, तो लोएस्ट किसकी दिखाई दे रही है, जिंक की। कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये वेनेडियम है, इसकी हाईएस्ट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। जैसे डेंसिटी, इस पे भी क्वेश्चन देखा गया है। तो इसमें देखो डेंसिटी हमारी क्या हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन Zn की कम हो गई। बात ये नहीं है Zn की कम हो गई, ओके, कम होके कहाँ गई, किसके पीछे गई, तो आपको पता होना चाहिए Zn की 7.1 है, तो ये कहीं हमारी यहाँ पे आएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो वेनेडियम के बाद हमारा यहाँ पे जिंक आएगा, जिंक के बाद रेगुलर ट्रेंड है, इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से निकालनी है, जिसपे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, राइट। चलो भाई, इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेबल है DNF ब्लॉक में जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये आपकी जो बेसिकली आपकी E0 सेल के लिए यूज की जाती है, E0 सेल कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट एंथैल्पीज दी हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, हाइड्रेशन एंथैल्पी। बच्चे ये टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन
पूछते हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगेन कि इनमें से किसकी हाईएस्ट होती है, कौन सा सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं 1866, 95, 25, फिर 1862, तो ट्रेंड यहाँ पे रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 21 किनकी है, निकेल और कॉपर की। तो इस तरह से चीजों को आपको तैयार करना होगा, राइट। चलो एनीवेज अभी हम इसको करेंगे, देन जहां इसका यूज होगा हम इसको यूज करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेशन, PYQ सेशन। और डेफिनेटली आपने एक पेन और एक पेपर ले लेना है और मेरे साथ पहले सॉल्व करो और चेक करो कि आपके कितने करेक्ट होते हैं। बाद में उसे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करेंगे आप, सो दैट आई कैन एनालाइज कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड सो चेक फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। अगर आप मान लो खुद एनालाइज करना चाहते हो तो इसमें देखो कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। PYQs का मतलब ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन रिपीट होना है, बट यू विल फाइंड आउट कि कौन से एरियाज से क्वेश्चन आ रहा है। हमारा PYQ से करने का पर्पस खाली ये होता है कि हमें पता चल जाए कि अच्छा ये चीज मैं इग्नोर कर रहा था या कर रही थी और वो चीज मुझे यहाँ पे अपनी अच्छे से तैयार करनी है, राइट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कौन सी टेबल ली हुई है, ये आपकी लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स की टेबल है जिसमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी काफी एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि यहाँ पे 3 चीजें याद करनी होती हैं जब भी एफ ब्लॉक कराया जाता है, तो आपको बताया जाता है सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम। इनमें डी आ जाता है, इनमें डी आ जाता है, याद रखना 5D आता है। इसमें हमारा देखो शुरू से शुरुआत होता है, यहां से ही एक तरह से हमारा डिफरेंट बिहेवियर है, पूरा डिफरेंट बिहेवियर अप टू हमारा यहाँ पे नेपच्यूनियम तक चलता रहता है। इसके बाद से देखो रेगुलर ट्रेंड आता है, जैसे GD है यहाँ पे, वहां पे यहाँ पे CM होता है, क्यूरियम जिसको बोलते हैं, और जैसे यहाँ वहां पे यूटेरबियम होता है उस तरह यहाँ पे ल्यूटेटियम में हमारा होता है एक्स्ट्रा, इस तरह यहाँ पे लॉरेंसियम होता है। तो ये कुछ केसेस आपको ध्यान रखने हैं और डेफिनेटली इससे आपका चैप्टर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अच्छे से पक्का करनी है अपने माइंड में कि भाई ताकि आप उसको भूले ना और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहले खुद ट्राई करो, राइट। मैं वैसे डिस्कस करूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अदरवाइज हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारा पर्पस है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करना और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक देनी, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चे कुछ जो इन बच्चों को अभी प्रैक्टिस करनी है उनके लिए मैं कुछ बेसिक फॉर्मुलाज भी लिखते जाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। म्यू इक्वल्स टू √NN+2 फॉर्मूला आपको यूज करना होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब निकालने हैं आपको, अब कहा जाएगा वैल्यू, और ये भी क्लियर होता है, ऐसे ट्रिक बताई जाती है। N1 है, N2 है, N3 है, N4 हो सकता है या N5 हो सकता है, क्योंकि 5 ही हो सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 5 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.73 BM, BM इसकी यूनिट है, 2.83 BM, 3.87 BM, 4.90 BM एंड 5.92 BM। ये ट्रिक आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको जब भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपने क्या चेक करना है कि किसी भी आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स इट। उससे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने सिस्टमेटिक ऑर्डर में यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहले हम 25 के सॉल्व करेंगे, फिर 4 के सॉल्व करेंगे। अब नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी शिफ्ट होती है, तो हम सारा तो नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने आपके लिए 25, 24, 23, 22, 21 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, सो दैट आप चेक कर सके कि हाँ भाई आपको क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, राइट। चलो भाई ओके, तो अब देखते हैं। तो इसमें देखो इन्होंने पूछा किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब सबसे पहली चीज डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे हाईएस्ट वाला आपको सबसे पहले देखना है। हम एक काम करते हैं, Cu+, Cu2+, Cr2+ एंड Cr3+, राइट। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, Cu+, Cu का कन्फिगरेशन क्या होता है, 3D10 4s1। अब Cu+ हो गया तो दिस विल बी 3D10 4s0 एंड दिस विल बी 3D9 4s0। ओके, क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम होता है हमारा 3D5 4s1। अब इसमें 2 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3D4 4s0, और यहाँ पे 3 निकाल देंगे क्या हो जाएगा, 3D
3,4s0। ये मैंने पहला करके दिखा दिया है, आगे हम इसको और फास्ट वे में भी कर लेंगे। ठीक है बच्चे, हमने सिंपल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है। अब मैंने यहाँ पे ये रिमूव कर दिया क्योंकि ओरिजिनली कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। तो अगर उसमें कहा है Cu+ तो आपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो सिंपल तुमने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया। अब ये D के नंबर बताते हैं कितने अनपेयर्ड है। यहाँ पे 10 है तो 0 अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड, 9 है तो 1 अनपेयर्ड। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कभी भी ये क्वेश्चन आपको सोल्यूशन से नहीं करना चाहिए, ऑप्शन से नहीं करना चाहिए, आपको पहले अपने हिसाब से निकालना चाहिए, फिर फटाफट से ऑप्शन देखना चाहिए। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मेरे को सबसे पहले लगाना चाहिए Cr2+, देन मुझे लगाना चाहिए Cr3+, देन मुझे लगाना चाहिए Cu2+, एंड देन आई हैव टू राइट Cu+। तो अब हमें ऑप्शन चेक करना चाहिए। तो हमारा Cu2+ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब इसमें चेक करो Cu2+, Cr3+, Cr2+, Cr3+, Cu2+ एंड Cu+। बिल्कुल करेक्ट, C मस्ट बी द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने C आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। होपफुली क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो आपने जरूर से मुझे मैसेज करना है, अगर कहीं कोई इश्यूज है तो आप बता देना। आई विल डेफिनेटली चेक योर मैसेज एंड लेट यू नो कि क्या आप इसके लिए इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल M, अच्छा फर्स्ट सीरीज कौन सी है? अगर अभी भी स्टिल कुछ बच्चों को ये नहीं याद है तो याद रखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu और जिंक, है ना। तो जो सीरियस बच्चे उन्हें तो डेफिनेटली याद ही होती है ये। तो आपको पता है फर्स्ट सीरीज यानी कि 3D सीरीज हमारी ये होती है। ओके, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल M हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, ये वही क्वेश्चन आ गया जो भी हमने टेबल में बात की थी, हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन द सीरीज। अगर बच्चे आपने ये बात इग्नोर कर दी हो तो आपको ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। देखो भाई, इसी टेबल से क्वेश्चन आ गया आपके सामने, उन्होंने पूछा किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाईएस्ट होती है, तो हाईएस्ट किसकी होती है, वेनेडियम की। अब आपने ये बात समझ ली तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप यहाँ पे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को भी याद रखें। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होती है, जिंक की होती है। ठीक है, तो जिंक पे तो कई बार क्वेश्चन पहले आया हुआ था, फिर इन्होंने 2025 में हाईएस्ट पूछ लिया। तो ये कहते हैं टेबल याद करो। कई बार मेरे से बच्चे कहते हैं मैम ये कैसे पॉसिबल है, हम पूरी पूरी टेबल कैसे याद करें। तो भाई कंपटीशन में आपको दूसरों से अलग ही तैयारी करनी होती है, और उस केस में बच्चे जो आपका डिफरेंट बिहेवियर है आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे जो पेपर में अनप्रेडिक्टेड आने वाले हैं। राइट, तभी आप अलग बनेंगे जब आपको थोड़ा सा जो डिफरेंट चीजें हैं उस पर आप ध्यान दे दो। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं आगे। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये वेनेडियम होना चाहिए। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। वन ऑफ इट्स एक्वेटेड आयन, एक्वेटेड आयन मतलब वाटर में आयन एग्जिस्ट इन द ग्रीन कलर। अच्छा, यहाँ पे देखो भाई इन्होंने इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी है। द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द अबव आयन इज। तो बच्चे देखो, जो वेनेडियम होता है ये अपनी V3+ स्टेट में ग्रीन कलर शो करता है, और ये जो आयन बनाएगा ये बनाएगा V2O3। और ये कैसा होता है बच्चे, ये होता है बेसिक नेचर का। ये बेसिक नेचर का होता है क्योंकि वेनेडियम के ऑलमोस्ट सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक या फिर एम्फोटेरिक होते हैं, एसिडिक नेचर इनका नहीं होता है। तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो सिंपल सी बात थी कि आंसर क्या हो गया आपका, इसका A। अगर आपको क्लियर है देन वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं क्लियर है तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से स्टोर करो दिमाग में, कोई ना कोई घुमा के इधर उधर इनडायरेक्टली इनको दोबारा इन्फॉर्मेशन में पूछा जा सकता है। राइट, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ ट्रांजिशन आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के सब कन्फिगरेशन पता होना चाहिए, आप फटाफट से निकाल सकते हैं। इन्होंने पूछा किसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो आपको पता है टाइटेनियम 3+ Mn नहीं हो सकता क्योंकि स्कैंडियम, टाइटेनियम और Mn का होता है 3d5 4s2, और इसका क्या होता है टाइटेनियम का आपका, एक्सक्यूज मी, टाइटेनियम का हमारा क्या होता है, इट्स 3d2 4s2। अब इसमें 3 निकल गए तो यहाँ पे तो 3d1 हो गया, तो यहाँ पे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे तुम्हारे 2 निकल गए तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। टाइटेनियम 2+, अब टाइटेनियम से 2 निकल गए तो क्या हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और CO2+, CO2+ क्या होता है कोबाल्ट, तो इट्स 3d7
4s2, तो ये तो निकल गए इलेक्ट्रॉन। तो 3d7 का मतलब अगर आप इसमें फिल करते हो, बच्चे कंफ्यूज मत होना, ऐसे फटाफट से ध्यान से करा करो। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने एम्पेयर आ रहे हैं? 3 एम्पेयर, तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखो Fe3 प्लस Cr2 प्लस, Fe3 प्लस का मतलब क्या हो गया? दिस इज 3d5, क्योंकि 4s0, क्योंकि 3d6 होता है ये, और ये क्रोमियम का 2 प्लस का क्या हो गया? 3d4, ये 3d4 आ जाएगा। तो मतलब इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 अनपेयर, तो ये भी ऑप्शन मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, V2 प्लस एंड CO2 प्लस, लेट अस चेक दैट। V2 प्लस मतलब वेनेडियम कितना होता है? 3d3 4s2, तो ये निकल गए, तो ये क्या हो गए? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और CO में क्या हो जाएगा? व्हाट इज CO? CO में हमने ऑलरेडी निकाला था यहाँ पे, CO2 प्लस में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बच्चे कौन सा है? वो हमारा डी ऑप्शन है। व्हाट इज? तो जिन्होंने डी निकाला है वो अपने लिए क्लैपिंग करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपको अपने आप को अप्रिशिएट भी करना है जहां आपने अच्छा किया है, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। इस सीरीज का पर्पस ये है, आप अपना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट करें, और ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि समय ही इस समय प्रेशियस है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, CrO3 is a stronger oxidizing agent than MoO3। क्या मतलब है बच्चे इसका? अब बच्चे कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा ये ऑक्सीडाइजिंग है या नहीं है? तो बच्चे सुनो, क्रोमियम में आपको बताया जाता है, जो क्रोमियम होता है ये +6 स्टेट शो करता है, 6 स्टेट शो करता है, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? 3 में, थर्ड में। तो CrO3 is a stronger oxidizing agent than that of the MoO3। अब एक बार बताओ, और जो जैसे जैसे हम सीरीज में आगे जाते हैं, Cr, MO, टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, और यहाँ पे टंगस्टन, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है एंड +3 की डिक्रीज करती है। ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये हमारा किसी भी ग्रुप में हम पढ़ेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नेचर होता है कि उनमें नीचे की तरफ जाने पे हमारी ऑक्सीजन स्टेट की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये हमें कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई CrO3 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये खुद रिड्यूस होगा तो किस में हेल्प करेगा? ये खुद किस में जाना चाह रहा है? लोअर में। तो लोअर में जाना चाहेगा तो खुद ये रिड्यूस होगा, तो दूसरा जो भी इसके साथ होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और बिल्कुल ये ज्यादा होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। Cr6 इज मोर स्टेबल देन MO6। MO6 है बच्चे यहाँ पे, देन MO6, दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यस और नो? अभी मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ +6 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि Cr जो 6 होगा वो लेस स्टेबल होना चाहिए देन दैट ऑफ MO6। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड हमारी इनकरेक्ट है, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करो भाई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट? लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। द मेटल आयन दैट हैव द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू पे 4.9, किन किन आयंस में 4.9 है? अगेन ये तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है। Cr2 प्लस में आप देखो क्रोमियम का क्या होता है? 3s2, 3d5, 4s1, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसमें 2 निकल गए तो क्या होता है? 3d6, 4s2, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तुम्हारे कितने आएंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। Fe3 प्लस, इसमें 2 है तो इसमें 3 हो जाएंगे। इसमें क्या हो गया हमारे? CO3 प्लस, इसमें तो 3 ही होते हैं, 3 भी क्यों? अब एक्चुअली देखो ये होता है 3d6, 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो गया? 3d5 हो गया। अब 3d5 हो गया तो यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और Mn में कितने हो जाएंगे? Mn हमारा होता है 3d5, 4s2, इसमें से निकल गए तो इसमें भी 4 हो जाएंगे। तो मतलब इन्होंने पूछा है तो 4.9, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पहली स्लाइड में बताया था कि अगर हमारी म्यू की वैल्यू 4.9 समथिंग आ रही है तो इसका मतलब उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। तो आपको ये चेक करना है किस किस में 4 है, तो Cr में है, Fe में है और Mn में है। तो आंसर मस्ट बी ABE। ऑप्शन चेक करो कहां दिया है ABE, तो B मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चंस होते हैं, हमें बिल्कुल पता होता है कि ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा और ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, दिस इज गुड क्वेश्चन, और थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको बच्चे जनरली नहीं पढ़ते
क्योंकि रीजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स हमें इतने ज्यादा नहीं सिखाए जाते, हमें बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड सिखाए जाते हैं और वो उसका रीजन भी होता है। पर मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स में हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, ये उसी पे क्वेश्चन है। एज इट इज अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको तुरंत ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो एनीवेज, अब इन्होंने यहाँ पूछा हुआ है तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग करना चाहिए आपको ऐसे इस क्वेश्चन को। तो इस केस में बेटा इसको ध्यान रखना बच्चे, ये हमारा MN के बाद FE, TC के बाद RU और OS के बाद RE, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप कहेंगे मैम कैसे, तो ये एक सीरीज के एलिमेंट है, जैसे MN है, फिर यहाँ पे FE है, फिर यहाँ पे TC है, फिर यहाँ पे RU है और यहाँ पे तुम्हारा है एक्सक्यूज मी, इसमें तुम्हारा आएगा RE और ये OS, देख ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उधर, ठीक है, ये क्लियर है। शक्तिवान करे मना फिर, और यहाँ पे होता है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा। तो ये आपका ये ग्रुप ऐसे होता है, ऐसे सीरीज होती है। तो तुम्हारा जो 3 सीरीज है, 3D4 है, 3D5 है, ये इसका ऑर्डर दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग, राइट, उस पर डिपेंड करता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्यों पलटता है, यहाँ पे इसका अपोजिट ट्रेंड है। अगेन वहां पे आता है, जैसे जैसे हम हायर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारी मोर मेटालिक बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है वो हमारी आरी की होती है। तो इस केस में हमारा जिसकी एंथैल्पी अगर हम एटमाइजेशन की बात करें या इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। ये सिंपल एक ग्राफ दिया है मेल्टिंग पॉइंट का, उस पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट ग्राफ देख के आप इजिली बता देंगे। तो ग्राफ जैसे हम पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह का ट्रेंड आता है, ऐसे करके ये ऐसे आता है, फिर ये ऐसे करके दूसरे वाले का भी ऐसे करके ऐसे आता है, क्योंकि डिप आता है इसमें मैग्नीशियम के केस में, और तीसरे वाले में हमारा जो केस आता है वो हमारा ऐसे आता है और फिर ये ऐसे ही चला जाता है ये। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है। पर एनीवेज कोई बात नहीं, अभी आपको ये क्वेश्चन सिंपल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरह अंडरस्टैंड करके समझना है, पर ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है क्योंकि अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, ठीक है। सिंपल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये, पर कंसेप्ट इसका यही है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन वी कैन से, हम अनपेड इलेक्ट्रॉन वर्ड यहाँ नहीं यूज करेंगे, हम कहेंगे जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग करेंगे और उतनी स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग वो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग V2O5, V2O4 एंड V2O3 था पहले, फिर V2O4, फिर V2O5 अपॉन रिएक्शन विद एल्कली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड एनायन। अच्छा ठीक है भाई, तो ये जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस है, एनसीईआरटी का फैक्चुअल डेटा से क्वेश्चन है ये, तो इसमें बच्चे आंसर आएगा आपका V2O5 एक्सक्यूज मी, V2O5 एल्कली से रिएक्ट करके एनायन बनाता है। क्या बनाता है? एनायन बनाता है। अब इन्होंने क्या पूछा है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको, क्या होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है आपको पता है, यहाँ पे क्या आएगी इसकी वेनेडियम की +5, बी मस्ट बी द राइट आंसर। एनसीईआरटी में जो ऑक्साइड्स दिए हैं डीएनएफ ब्लॉक में, वहां पे लाइन वाइज दिया हुआ है कि V2O5 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने की वजह से ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। तो जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो एक पॉजिटिव आयन बनाता है, बेस से करता है तो ये नेगेटिव आयन बनाता है। तो वही वाला क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने उठा के डायरेक्ट पूछा हुआ है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल आयन हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड and which gives violet color in non-luminous flame under the condition of borax B test। देखो अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, violet कलर दे दिया, ठीक है। चलो अब ये तो बात ठीक है, जो इफेक्ट नहीं डालेगा तो आपको पता है 3D8 कन्फिगरेशन ऐसा होता है जो इफेक्ट नहीं डालता, वेदर वी हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, तो 3D8 दोनों में होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम Cr2+ कैसे रिलेट करेगा, Cr2+ में भी दिक्कत आती है, इसमें क्या होगा 3D4 आ जाता है। अब 3D4 में तो पेयरिंग एंड पेयरिंग इफेक्ट डालेगी ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल निकल आ जाएगा। ये वॉयलेट कलर देता है, Ni2+ इज द राइट आंसर, ओके, यू कैन डू इट। नेक्स्ट, ये भी हमारे 2025 के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप लेटेस्ट देखो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, आपको उन एरियाज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जहां से लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये अगेन हमारा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, यू कैन इजिली डू इट। अब ये बच्चे आप खुद कर सकते हैं, तो चलो हम देख लेते हैं
स्कैंडियम 3+ 0 होगा। क्या डायरेक्ट आंसर आ रहा है क्या? डी का क्या है? 2। अच्छा, ये तो डी का 2 तो ठीक हो गया ये। चलो आगे देख लेते हैं। और टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए? 3। तो यही हो गया, ठीक है। V2 पे पूरा जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से तो आंसर लगभग आ ही गया है, तो यही आंसर होना चाहिए, पर फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। बी का 1, V2+ कितना होता है? V2+ होता है 3D, बिल्कुल करेक्ट, ये इसका आंसर होगा 1। एक से ही पता चल रहा था, बट हमने क्रॉस चेक कर लिया, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। A must be the right answer. You can do it. It is totally based on electronic configuration. Let us move ahead. Which one of the following is the strongest oxidizing agent? तो बच्चे याद रखना, Tb4+ and C4+, ये बहुत ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, EU रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं ना, उसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3, तो इनकी टेंडेंसी होती है, सीरियम की टेंडेंसी होती है फटाफट से +3 स्टेट में जाए, है ना। C+4 में काफी स्टेबल है, 0 है, लेकिन फिर भी ये 3 में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि लेंथेनाइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +3, तो इस वजह से क्या होता है, ये इसको प्रेफर करता है, राइट। तो आपको दोनों याद रखने हैं अच्छे से, कोई कंफ्यूजन मत करना इसमें। तभी मैं कह रही हूँ ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से किया तो आपको समय भी कम लगेगा एग्जाम में इसको सॉल्व करने में, वो आपका टाइम सेव करता है अदर सब्जेक्ट्स के लिए। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व द 2 स्टेप्स प्रोसेस, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा वाला क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत जरूरी होता है पढ़ना। KOH से टू प्रोड्यूस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, K2MnO4। तो पहले स्टेप में तुम्हारा पर मैग्नेट जब हम बनाते हैं तो पहले स्टेप में तुम्हारा मैग्नेट बनता है ना। MnO2 की रिएक्शन जब हम लोग करते हैं पायरोलिसाइट और की KOH के साथ, तो हमारा क्या बनता है? K2MnO4। तो बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम विल मूव अहेड। आगे देखो नेक्स्ट, ये हमारा अलॉय पे बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे 9th क्लास से आपके बुक्स में दिया जाता है। ब्रास क्या होता है बच्चे? ये होता है Cu जिंक। ब्रॉन्ज क्या होता है? CuSN। तो देख लो, पहले का 4th और दूसरे का 3rd कहाँ आ रहा है? फर्स्ट का 4th और सेकंड का 3rd। तो ये ऑप्शन हमारे ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि सेकंड नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगा देते हैं, लेकिन एक दो को चेक करके, ऐसा नहीं। निखिल तुम्हारा ये होता है, क्रॉस चेक कर लो, डी का 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी आंसर होगा। आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्या है हमारा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इसको बेस से ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चे, आपको पता है पहले ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है, फाइनली ये डाइक्रोमेट आयन बनाता है, Cr2O7 2-। डाइक्रोमेट से ही क्रोमेट, बच्चे कहेंगे अरे ये कैसे, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में करेंगे तो वापस क्रोमेट में, क्रोमेट्स को एसिडिक मीडियम में करेंगे वापस डाइक्रोमेट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखो, इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछा है और बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या, बेसिक मीडियम में हमारा डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होगा और एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आया था 2025 में ही। लेंथेनाइड्स आयन विद 4f7 कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये बच्चे देखो, जैसे आपको शुरू में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, उस चीज में आपको ध्यान रखना है, जैसे लेंथेनाइड सीरीज आप पढ़ते हो, है ना। लेंथेनाइड सीरीज आपकी पूरी सीरीज सिखाई जाती है, सेलेना, प्लेटिने, डंडे से, पेमी और सेमिको मारा, यूरोप गया, टीबी, डायरिया हो गया, अरे टमाटर, येलो, ब्लू, ये हमारी लेंथेनॉइड की सीरीज है। सीरियम में हम देखते हैं कि सीरियम में हमारा यहाँ पे क्या होता है? 4f1 5d1 6s2। तो ये ध्यान दो, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ, एटलीस्ट ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसे बेस्ड होंगे। दूसरा आपने यहाँ पे जीडी देखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4f7 5d1 6s2। तीसरा आपने एलयूब देखना होता है, 4f14 5d1 6s2। ये तीनों एक्सेप्शनल केसेस आपको क्लियर होने चाहिए, और एक्सेप्शनल केसेस क्यों है? ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से है। अब इसके बाद देखो, अगर मैं EU की बात करूं तो EU में क्या होता है? 4f7 6s2। YB में क्या होता है? 4f14 6s2। इसको याद ही रखना है, भूलना नहीं है। तो बाकी चीजें ठीक है, दैट्स ओके, पर आपको इतने एलिमेंट्स तो बिल्कुल नहीं भूलने। तो जो GD होता है ये हमारा 4f7 होता है, तो ये हमारा कौन सी स्टेट शो करेगा? ये +3 स्टेट शो करता है। EU कौन से शो करेगा? ये +2 में ज्यादा स्टेबल है।
वाई भी किस में है, +2 में ज्यादा स्टेबल है, ये किस में स्टेबल है, +4 में ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। और कन्फिगरेशन जनरली ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे उन्होंने पूछा 4f7 कौन से आयन का होगा, तो आपको दिख रहा है EU2 + 4f7, आपने भी देखा 6s2 होता था इसका EU का, तो ये निकल गया, तो क्या हो गया 4f7 होगा, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब GD3+, तो GD में से अगर 3 निकल गए तो क्या हो जाएगा, ये भी 4f7 हो जाएगा। EU3+ अब नहीं हो सकता। TB3+, वेयर इज द TB, TB का क्या हो जाता है यहाँ पे 4f96s2। अब इसमें से अगर तुमने 3 निकाल दिए तो क्या हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी 3D8, तो ये नहीं होगा, TB नहीं होगा। SM कहाँ दिया हुआ है, SM को भी चेक कर लो, SM को हम चेक कर लेंगे। तो अब D नहीं होगा अगर, या फिर C नहीं होगा, तो C कहाँ है, C तुम्हारे इस ऑप्शन में दिया तो ये कट गया तुम्हारा, है ना। D नहीं है तुम्हारा तो D वाला, ये वाला ऑप्शन कट गया। A तुम्हारा है और B तुम्हारा है, तो केवल तुम्हारा D ऑप्शन बचता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे क्वेश्चंस को, सो दैट आपको करने का तरीका भी क्लियर होना चाहिए। ये D इसका आंसर होगा, A and B ओनली, राइट। ठीक है भाई, अच्छे से चेक करो और एनालाइज करो कितने आ रहे हैं भाई क्वेश्चन, अपने आप को बूस्ट करो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो कि भाई अब तो करना ही है, और पहला अटेम्प्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो कोशिश करो कि जो पहला सेशन है उसमें ही आपने बहुत अच्छा करना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइंस्टीनियम, है ना, 99, यू कैन डू इट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है आपने, बिल्कुल बेसिक वे में इसको तैयार करो। अभी मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देती हूँ। ये तुम्हारा 99 है, ये होगा तुम्हारा इसमें 5f11 और 7s2। ठीक है, अगेन वही एक्सेप्शन के साथ उस टेबल को चेक करो, और इसको हम अब डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे। ठीक है, चलो भाई चेक करो इसे एक बार। given below are two statements। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स अनलाइक, बिल्कुल करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे हमने भी किसका एग्जांपल लिया था, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन। नीचे की तरफ आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, ये डिफरेंस भी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये हायर की नहीं होती, लोअर की इंक्रीज होती है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपने सीखा होगा। ठीक है, कॉपर कैन बी, ये तो करेक्ट है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द वीक एसिड, बिल्कुल करेक्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, दोनों करेक्ट होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आयरन थर्ड कैटेलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन इन विच, अच्छा ओके, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अभी Fe के बारे में बता रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपको पता है जो हमारा Fe होता है, आयोडाइड आयन किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। तो यहाँ पे देखो -1 किस में है, 0, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Fe क्या होगा, Fe हमारा रिड्यूस होगा, मतलब ये हमारा ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ में, तभी तो रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और तो दूसरा रिड्यूस होगा, तो अब रिड्यूस होगा तो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब हम आयोडाइड इसमें कन्वर्ट करेंगे तो Fe3+ ऑक्सीडाइज होगा, आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में, तो ए होना चाहिए। तो अब परसल्फेट आयन हमारा कन्वर्ट होता है S2O8 2-, ये हमारा बनाता है SO4 2-। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ठीक है, तो ये इसमें हमारा क्या आना चाहिए, तो हमारा रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा आना चाहिए यहाँ पे कि Fe2+। ठीक है, तो ये वाला डी होगा ऑप्शन, Fe2+ रिड्यूसेस परसल्फेट आयन, ये किस में कन्वर्ट करता है, इसको सल्फेट आयन में कन्वर्ट करता है। तो Fe2+ खुद किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ विल कन्वर्ट इनटू Fe3+, तो ये क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये रिड्यूस करेगा। तो ए और डी, इसका आंसर होगा ए एंड डी। चेक करो भाई इसको, ठीक है, ए एंड डी। ओके, चलें आगे। तो होपफुली आपने ठीक किया होगा। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, कौन से सेशन में, 2024।
अभी 2024 में आया हुआ है। अब बच्चे कहेंगे टफ है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, उनका कन्फिग्रेशन क्या है। आपने कन्फिग्रेशन कर लिया, उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कर लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो काफी क्वेश्चन डी ब्लॉक के आपके वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो स्कैंडियम में कितने होते हैं? दिस इज 3d1 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1, ये आएगा सबसे ज्यादा। वेनेडियम 3d 3 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2 एंड दिस इज 3d5 4s2। तो इसमें कितने हो गए आपके? 6 5। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा आना चाहिए बी और उसके बाद ई। देख लो ऑप्शन कहाँ है। तो ये है क्या? बी एंड डी। ठीक है, बी मस्ट बी द राइट आंसर, बाकी चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। अब ये नहीं कि आपने बिना क्रॉस चेक करे लगा दिया। आप देखो इसे, मैं तो सिंपली कर सकती हूँ क्योंकि वी हैव एक्सपीरियंस, तो हम लोग फटाफट से लगा सकते हैं, पर आपको जरूर से क्रॉस चेक करना है। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डू नॉट बिलोंग टू लेंथेनाइड इज। तो ये तो बिल्कुल आपका सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। कौन से ईयर में पूछा गया है भाई? ये 2024 में ही पूछा गया है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है सीरीज, सेलिना प्रेटी ने डंडे से पेमी और सेमी को मारा, यूरोप गया, टीबी डायरिया हो गया, अरे टमाटर येलो ब्लू है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये एलिमेंट्स हैं। कौन सा नहीं है चेक कर लो। आपको दिख रहा है? सभी दिख रहे हैं। वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ट्रिक में बताया था कि जो सीएम होता है, सीएम इज इक्विवेलेंट टू जीडी। सीएम आपका लेंथेनॉइड में जहां पोजीशन पे है, उसी तरह ये तुम्हारा एक्टेनॉइड्स में है। मतलब इसका होता है 4f7 5d1 6s2, तो इसका होता है 5f7 6d1 7s2। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएम इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो सीएम नहीं होगा। बाकी और कौन सा दिख रहा है? ईयू है, यूरोपियम, ईआर कहाँ है भाई? ये ईआर, अरे टीबी तो होता है, वाईबी ल्यूटियम। यानी कि इसमें 5 एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट डू नॉट बिलोंग। देखो भाई ध्यान देना है इसको, डू नॉट है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां होती है बच्चे। 1 आएगा आंसर इसका, नॉट 5। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पूछा कितने बिलोंग करते, देर आस्किंग कितने नहीं है इसमें एलिमेंट जो लेंथेनॉइड से बिलोंग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और हमेशा ऑप्शन में वो चीज दी जाएगी जो आप सुन के पढ़ के फटाफट से आंसर करोगे। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा while preparing crystal of Mohr salt, dilute sulfuric acid is added to a mixture of ferrous sulfate and ammonium sulfate before dissolving the mixture in the water. Dilute H2SO added to। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया बच्चे। ये सिंपल सा होता है इसका, प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट। दिस मस्ट बी द राइट आंसर। ए आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इन चीजों को ऐड करो अगर आपको नहीं पता। नेक्स्ट देखो 2024 का ही है। द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव द एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूटेड एसिड। कौन कौन से आयन लिबरेट करेंगे? तो भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। टाइटेनियम, क्रोमियम, तीनों ही हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिलीज करेंगे। याद रखना इसमें कॉपर नहीं करता है ना। कॉपर आयन ऐसा होता है कि जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है तो इन्होंने इसको बदल के पूछा आपकी बार, यहाँ इन्होंने कॉपर नहीं डाला, फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, बच्चा कंफ्यूज होके 1 2 ना लगाएं, पर इसमें सारे ही करेंगे। 3 मस्ट बी द राइट आंसर। द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेटेड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एमएन 2024 वही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट विच शोज ओनली 1 ऑक्सीजन स्टेट अदर देन द इट्स एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंट विच शोज ओनली 1 ऑक्सीजन स्टेट, स्कैंडियम ओनली +3। ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बिल्कुल नंबर दिए जा रहे हैं। नाउ नंबर तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहीं कहीं रिक्वायर्ड होते हैं, कहीं बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन Cr2+ इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn2+ इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। बिल्कुल करेक्ट, एनसीईआरटी का ऑप्शन है ये। रीजन क्या दिया हुआ इसका? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बिल्कुल करेक्ट, तो दोनों करेक्ट है इसके। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में सॉल्ड एग्जाम्पल दिया है, दोनों करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये आंसर होगा इसका। Both are correct and R is the correct explanation of A. This must be the right answer.
2024 में ही आया हुआ है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चे ये देखो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को मैं रेट करूंगी अच्छा। क्यों? क्योंकि इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। अगर आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ढंग से याद करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट करेक्ट आंसर। हो सकता है आपको लगे कि मुझे आता है मैं लगा लूंगा, ये लगा लूंगी, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है अगर आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन भी नहीं पता। जैसे इन्होंने पूछा है Mn2O7 इज ऑयल एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल साफ एनसीईआरटी में लिखा है ये ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे। दैट इज ट्रू। एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। आप ढूंढना है इसमें जहां ऑक्साइड्स दिए हैं। V2O4 रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव VO2+। बच्चे यहाँ पे ट्रैप है। ये VO2+ नहीं होता, ये VO2+ होता है। ये एनसीईआरटी में भी एक जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे देख लेना ध्यान से। तो ये गलत हो गया। CR ऑफ बेसिक ऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट, ये करेक्ट है। V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कैसा है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसमें पूछा है इन्होंने चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है तुम्हारा A एंड C। C मस्ट बी द राइट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। इसे अच्छे से करो और इससे जहां ये टॉपिक दिया हुआ है ना, उन लाइंस को बिल्कुल अच्छे से करना। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां से क्वेश्चन आए और आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। द क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर। ओ माय गॉड, पहला ही ऑप्शन देखो। क्रोमेट आयन क्या होता है बच्चे? आपने पढ़ा होगा, ये होता है क्रोमेट आयन। इसमें टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। कैसे कहना है स्क्वायर प्लेनर? गलत हो गया। डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमेट्स, बिल्कुल करेक्ट है। द ग्रीन मैग्नेट इज आयन इज डायमैग्नेटिक। आपको दो आयन पढ़ाए जाते हैं क्लास 12th में भी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक है तुम्हारा MnO4 2-, एक होता है MnO4-, और इसमें आपको बताया जाता है ये किस स्टेट में है, +6 ऑक्सीजन स्टेट में है। यहाँ क्या है, ये +7 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो सिंस यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज डायामैग्नेटिक। तो बात आप समझो, आपको अगर कंसेप्ट थोड़े से भी क्लियर होंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेट आयन होता है वो पैरा होगा। तो ये हमारा गलत है। द डार्क ग्रीन कलर ऑफ K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट इन अ न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम टू गिव परमैग्नेट। बिल्कुल करेक्ट है। ये डार्क ग्रीन कलर होता है K2MnO का, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में। तो हमारा ये देगा ये वाला। ठीक है, इसका B हो गया। With increasing the oxidation number of traditional metal, ionic character of oxides decreases. तो आप सिंपल देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पता है इसमें पहला ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन इसका गलत है, तो कौन कौन से ऑप्शन आपके हट गए? आपके पहला और ये ऑप्शन हट गए। फिर आपको पता है इसमें C ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा हट गया? ये एलिमिनेशन मेथड से भी करे जाते हैं, हालांकि दोनों चीज करेक्ट थी, बट स्टिल आपको नहीं भी पता है देन ओनली यू कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे B, D, E इसका आंसर होगा, क्योंकि हम एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं अगर हमने कहीं हमें कंफ्यूजन है लंबे क्वेश्चंस में, राइट। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड्स इन विच बोथ एलिमेंट्स हैव हाई थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। हाई थर्ड जब भी हो, आपको पता है स्टेबल कन्फिगरेशन होना चाहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था EU का क्या होता है, 4F7 6S2, और दिस इज व्हाट 4F14 6S2। तो अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे क्या है, हाफ फिल डिस्टर्ब हो रहा है, तो C मस्ट बी द राइट आंसर। ये उसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बेस क्वेश्चन है जो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ध्यान से पढ़ना है, और ये हमेशा से आता है। ये नहीं कि अभी आप 25 23 में देख रहे हैं, 23 में आया हुआ है, लेकिन वैसे भी बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है कि हाँ बच्चा गलती नहीं करेगा अगर ध्यान देगा तो। 5F इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू फार ग्रेटर एक्सटेंट देन 4F इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल करेक्ट बात है। हमारे जो 4F ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं, उसमें जो हमारे 4F में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से अंदर होते हैं और 5F वाले बाहर होते हैं, है ना। बाहर होते तो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए आपने पढ़ा हुआ कि एक्टिनाइड्स हायर वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं क्योंकि वो आउटर साइड पे होते हैं। बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आगे 5F ऑर्बिटल्स आर नॉट एज बरीड एज 5F orbitals are not as buried as 4F orbitals. 5F orbital can participate in the bonding to a far greater extent than 4F electron. ठीक है, 5F orbital are not as buried as 4F orbitals. तो 5F orbital उतनी तरह से नहीं buried होते, बिल्कुल करेक्ट है। तो
इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, ये मतलब इसका ऑप्शन ये होना चाहिए कि ये ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि वो ज्यादा बरीड नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं वो हमारे 5f इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में ज्यादातर देन बेसिकली 4f, क्योंकि वो इतने ज्यादा बरीड नहीं होते। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द Mn3+ to Mn2+ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आयरन इज ग्रेटर देन दैट फॉर मैग्नीज। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाइयर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन एलिमेंट गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन, aqueous solution of Cr2+ can liberate hydrogen from dilute solution, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V2+ इज ऑब्जर्व। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन चेक करा करो, ये तो बिल्कुल फिक्स पता है ना। तो V2+ के लिए पहले फटाफट से निकालो। तो V2+ में अगर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या हो गया भाई, आपको पता है वेनेडियम क्या होता है 3D 3 4s2, तो ये तो तुम्हारा कट गया, 2 हट गया, तो तुम्हारा 3D3 बचा, तो इसमें 3 है, तो ये 4 कैसे दिखा रहा है, तो D गलत है। तो तुम्हारे लिए एक ऑप्शन हटाने आसान हो गए। अब तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे AB होगा या BC होगा, हमें ये चीज सीखनी है। अब हमें बिल्कुल अच्छे से पता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ Cr कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन, तुम्हें पता है कि C करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो गया A। ठीक है, दैट इज द वे वी कैन सॉल्व। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता हिडन, Mn2+ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन, आयरन का ज्यादा नहीं होता भाई, मैग्नीज का ज्यादा होता है। सीरीज में आयरन मतलब बेसिकली उसका आयरन का क्या लिखा है इन्होंने, Mn2+ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीज। नहीं, आयरन हमारी सिंपली मोर रिएक्टिव है, जितना ज्यादा होगा उतना लेस रिएक्टिव होगा, तो मैग्नीज से ज्यादा होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following 3D metal ion will give the lowest enthalpy of hydration when dissolved in water। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन अगेन फैक्चुअल डेटा पे है, ये उसी टेबल से आ गया जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, आप उसे चेक करना। उन्होंने पूछा किसकी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है, बिल्कुल भी वैसे याद नहीं कर सकते हम लोग, इसका आंसर होता है Mn2+। तो जो टेबल बताई थी उसी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप एनालाइज करो, यू विल सी कि Mn की कम होती है, Mn2+ की। नेक्स्ट देखो, in Newton faintly alkaline KMnO4 being a powerful oxidant can oxidize thiosulfate almost quantitatively to sulfate, है ना। In this reaction overall change in oxidation state of manganese will be, कितना चेंज होगा। तो जब भी हमारा एल्केलाइन सोल्यूशन में हम MnO4- आयन को करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है बच्चे, MnO2 में, Mn2+ में नहीं, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ में। और थायोसल्फेट को ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं सल्फेट में, हाँ तो सिंपल है, इसमें तुम्हारी +7 है, इसमें तुम्हारी कितनी हो गई +4 हो गई। तो उन्होंने पूछा है ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जब भी एल्केलाइन मीडियम है फेंटली एल्केलाइन, तो तुम्हारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 3 मस्ट बी द राइट आंसर। एनसीईआरटी में जो आपके इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग रिएक्शंस है बच्चे, वहीं से क्वेश्चन है, चेक करो, वहां पे 3 रिएक्शंस दी हुई हैं, उन्हें आपको अच्छे से करना है। जो नीचे फेंटली एल्केलाइन मीडियम की, which of the following has least tendency to liberate H2 from the mineral acid? Copper, only copper। पॉजिटिव होता है इसका E0 से, रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, which one of the following lanthanoids does not form MO2+? कौन से हमारे MO2+ नहीं बनाएंगे? MO2+ का मतलब वो किसमें है, M+4 स्टेट में, तो आपको पता है YB नहीं शो करेगा। YB की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +2, या फिर कॉमनली +3। +2 शो करेगा, +4 क्यों शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हाफ फिल्ड है ये सॉरी फुल फिल्ड हो गया, 4F14 6S2, तो ये +4 नहीं शो करेगा। नेक्स्ट, CO2 कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, स्टेटमेंट 1 है ये आपका, CO2 को हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे ये। CO2 एक गुड एनालिटिकल एजेंट होता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया CO2 में सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, किस में जाना चाहता है +3 में, तो +3 में जाने के लिए क्या करेगा, ये कैसे एक्ट करता है, तो खुद ये क्या हो रहा है, यूज इन ऑक्सीडेशन, खुद ये रिड्यूस होना चाहता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इस तरह EU जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट, दोनों ही अच्छे हैं और इसे याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था C+4 में होता है, EU+2 में होता है, तो ये किस में जाना चाहता है C3+ में, और ये किस में जाना चाहता है EU3+ में। तो अगर ये इसमें जाना चाहता है तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, कंसेप्चुअली काम करोगे तो फिर भूलोगे नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए, दोनों करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, व्हाट इज द करेक्ट
ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू 2021 का एक क्वेश्चन हमने देख रहे हैं यहाँ पे. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी. ठीक है, तो डेंसिटी का मैंने सबसे पहले जब आपको टेबल बताई थी और तभी मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी में आपने क्या देखना था, जेडन की बदल जाती है भाई, बाकी सबकी में ठीक है. आपको देखो इसमें जेडन आगे दे दिया, इसमें जेडन पीछे दे दिया, यहाँ कॉपर कर दिया. आपको पता है रेगुलर तो इंक्रीज होती है, तो सी मस्ट बी द राइट आंसर. बिल्कुल सी आंसर होना चाहिए. अगेन वो हमारा किस पे बेस्ड है, वो जो हमने शुरू में टेबल्स की हुई है, डायरेक्ट टेबल का क्वेश्चन है डेंसिटी पे बेस्ड. तो अब याद कैसे रखोगे कि जिंक एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, वरना तो हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है डेंसिटी जैसे हम एलिमेंट में सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो इस तरह कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बनानी होती है. तो बच्चे देखो अभी हमने यहाँ पे डीएनएफ ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मेरे ख्याल से आपने भी मेरे साथ ये सॉल्व किए होंगे, और अगर नहीं भी किए हैं तो आप इसे आराम से बैठ के सॉल्व करो और एनालाइज करो कि आपके कितना स्कोर बना है. इनमें जितने भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हैं, कितने आपने रॉन्ग किए, कितने आपने करेक्ट किए, और यही एक तरीका होता है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का. तो ये सीरीज आपको हेल्प करने वाली है आपके जेईई स्कोर को बूस्ट करने में. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. सो सी यू अगेन. थैंक यू सो मच.